जैसे यहाँ पे क्या रहता है, जब भी आप अकाउंट ओपन करवाने जाते हो तो आपको दिखेगा दो या तीन टाइप का अकाउंट, सेविंग या करंट दिखता है ना। तो वो चीज हम लोग क्या करते हैं कि दोनों में क्या रहेगा, अकाउंट होल्डर नेम भी रहेंगे, उसमें नेम भी रहेगा और बैलेंस भी रहेगा, है ना। तो इन चीजों को हमने क्या किया, प्रोटेक्टेड असाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि ताकि यही वेरिएबल हम क्या कर सकते हैं, जब इनहेरिट करेंगे तो डायरेक्टली दूसरे क्लास में यूज कर सकते हैं। जैसे ये क्या होगा, बैंक अकाउंट हो गया। बैंक अकाउंट में हमने क्या किया, दूसरा एक सब क्लास बनाया सेविंग का। इसमें सिर्फ हमने क्या किया, बैंक अकाउंट को इनहेरिट कर दिया। ये दिख रहा है। अब इससे क्या होगा कि नेम, अकाउंट नंबर और बैलेंस इसके अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड मैंने बताया था कि सेम फाइल के अंदर क्या कर सकते हो, किसी दूसरे क्लास में असाइन कर सकते हो डायरेक्टली, तो ये चलेगा। बाकी यही चीज क्या रहता कि मैंने एक और फाइल बनाते और उसमें अगर क्या करते हैं, इनहेरिट करने का कोशिश करते, तो वहां पे क्या था, ये कॉन्सेप्ट नहीं जाता कि आपने नेम, अकाउंट और बैलेंस किसी दूसरे फाइल पे अगर आप इनहेरिट करते ना, तो वहां पे क्या होता है, एरर आता। सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, ये दिख रहा है कि यहाँ पे आप सिर्फ अंडरस्कोर यूज करते हो और सेम फाइल पे क्या करते हो कि ये बैंक अकाउंट हो गया। अकाउंट में क्या आता है, मिनिमम नेम होगा, अकाउंट आईडी होगी और क्या होगा, बैलेंस होगा। तीन चीजें मिनिमम रहेगी। अब ये किस टाइप का है, तो ये सेविंग हो सकता है, करंट हो सकता है। तो मैंने सेविंग का क्या बनाया, एक अलग से क्लास बनाया है, दिख रहा है। अब इसमें क्या है कि यही सारी चीजें होंगी। और सेविंग में क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है मिनिमम अमाउंट का, कि जब भी आप अकाउंट ओपन करवाने जाते हो तो क्या होता है कि 1,000 2,000 रुपए क्या आना होगा, आपको मिनिमम बैलेंस अकाउंट रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखोगे तो क्या होगा, चार्जेस कटते हैं ना, 50 60 रुपीज का वो चार्जेस काट लेते हैं। तो ये चलता है इसमें। दूसरा, इसमें लिमिट रहता है कि एक दिन में आप कितना विड्रॉ कर सकते हो, कितना डिपॉजिट कर सकते हो। एंड देन हमारे पास क्या हो सकता है, दूसरा करंट अकाउंट होगा। करंट अकाउंट में क्या रहता है कि डिपॉजिट और विड्रॉ अनलिमिटेड होता है, और उसमें कोई भी मिनिमम अमाउंट का बैलेंस नहीं रखने की जरूरत पड़ती। तो ये क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो ये समझ में आया कि यहाँ पे सिर्फ हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, ताकि क्या हो कि इसी फाइल के अंदर हम लोग क्या अलग अलग टाइप के अकाउंट्स लिख सकें। समझ में आया? क्यों, दोनों का स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं। तो हमने यहाँ पे सिर्फ क्या किया, स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, और कुछ नहीं। मिनिमम बस आप क्या करते हो, अंडरस्कोर का यूज करते हो प्रोटेक्टेड के लिए, ताकि ये जो तीन वेरिएबल है वो इस फाइल से बाहर ना जाए। क्योंकि बाहर आप इनहेरिट तो कर सकते हो, बट क्या होगा कि डेटा क्या होगा, उसके अंदर नहीं जाएगा। ये कॉन्सेप्ट रहता है कि सेम फाइल में अलग चला जाए। अगर इसी में क्या करते हैं, बैलेंस को प्राइवेट रख देते हैं, तो क्या होता, अगर इसी कोड में आप बैलेंस को प्राइवेट रखते तो क्या होता, तो ये जो बैलेंस का क्लास है, ये बैलेंस का जो वेरिएबल होगा, वो इसमें आप इनहेरिट नहीं कर सकते थे सब क्लास के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट रहता। बट पब्लिक में भी सेम होता था। पब्लिक और प्रोटेक्टेड में क्या डिफरेंस रहेगा, पब्लिक में भी क्या कर सकते थे, डायरेक्टली इस तरीके से इनहेरिट कर सकते थे। तो दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा, नहीं, इसमें सेम फाइल, जैसे एक फाइल बनाते हो ना, अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे लेके आता हूँ कि मान लो मेरे पास क्या है कि ये दो फाइल है, ये भी पाइथन की फाइल है और ये भी पाइथन की फाइल है। अब मुझे क्या करना है कि इसमें मैंने क्या किया, अकाउंट का सारा चीज कोड करके रखा है। अब मैं चाहता हूँ कि इस पे जितने भी वेरिएबल है उसको इनहेरिट करूँ इंपोर्ट करके। तो जब आप इंपोर्ट करके इनहेरिट करोगे ना, तो वहां पे एरर देगा प्रोटेक्टेड वाला। वो बोलेगा दूसरे फाइल में आप इस डेटा को यूज नहीं कर सकते, मतलब इस वेरिएबल। सेम फाइल में कहीं पे भी किसी क्लास में यूज कर सकते हो, नो डाउट। ये रहता है। और पब्लिक में क्या रहेगा कि आप दूसरे फाइल में भी इंपोर्ट करोगे ना, तो भी क्या होगा, वो यूज हो जाएगा। तो ये रहता है डिफरेंस। ये शिवम का क्या है, रोज क्लास के लिए पूछता है और क्लास नहीं आता। सैयद, शिवम से बात होती है? हाँ, वही तो। वो रोज 3 दिन से मुझे पूछ रहा है, बट क्लास तीनों दिन नहीं आया। हम्म। क्या? नहीं। तो यहाँ पे तीनों में डिफरेंस दिखेगा। ये चीज आपके फाइल में ही अटैच कर दिया मैंने। पब्लिक में क्या होगा कि बैलेंस जो आप दोगे, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, दूसरे फाइल से भी इंपोर्ट करके एक्सेस कर सकते
जब आप अंडरस्कोर लगाते हो मतलब प्रोटेक्टेड का यूज करते हो, तो क्या कर सकते हो आप क्लास के अंदर और सब क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हो। बट क्या होगा कि आउटसाइड वाले पे नहीं। आउटसाइड का मतलब क्या होगा, सिंपली दूसरे फाइल इंपोर्ट करके आप यूज नहीं कर सकते उस वेरिएबल को। नेट प्राइवेट में क्या होगा कि सिंपल है कि वो उसी क्लास के ही अंदर यूज होगा। ये तीन डिफरेंस आपको याद रखने हैं कि तीनों में क्या डिफरेंस है। तो ये पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है। देन फिर हम लोगों ने इनकैप्सुलेशन पे देख लिया था, और क्या देखना था। तो मैंने यहाँ पे ना इन तीनों का अलग अलग जनरेट करवा दिया है। पहला प्राइवेट का पूरी तरीके से अलग है, दूसरा पब्लिक का अलग है, और तीसरा हमारे पास क्या है, प्रोटेक्टेड का अलग कोड है। एंड देन तीनों का कंबाइन करके एक बैंक अकाउंट सिस्टम बनाया है। ठीक है। तो इसमें क्या पब्लिक होगा क्या प्राइवेट होगा वो सारा चीज आपको दिखेगा। तो ये चीज मैंने यहीं पे रख दिया है। बाकी इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, क्या होता था। लिखा हुआ अभी है, बताओ। कि जो भी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट यूज किया होगा जिसके बेसिस पे में बनाया होगा, अगर सेम नेम से दोनों क्लास में डिफाइन है, तो ये हमारा क्या कहलाता था, ओवरराइड कहलाता था। ओवरराइड में फिर क्या होता था, आप इसको क्या कर सकते थे, अलग अलग ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में अलग तरीके से यूज कर सकते, कि जो जिस टाइप का वो डेटा टाइप है ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका मेथड कॉल हो जाएगा। तो मैंने इसका एक एग्जांपल में भी दिखाया था कल, रेक्टेंगल और सर्कल का। दोनों में क्या डिफाइन किया था, एरिया डिफाइन किया था। तो जिस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करोगे वो उसका एरिया क्या करेगा, कैलकुलेट करके दे देगा। तो वो चीज था। बट इसका कहाँ पे देखा था, ये रहा। ये दिख रहा है कि यहाँ पे मैंने एक क्लास डिफाइन किया था कल, और इसका नाम क्या रखा था, रेक्टेंगल। इसके अंदर हमने क्या किया था, एक कंस्ट्रक्टर बनाया था। कंस्ट्रक्टर पता नहीं क्या होता है, आयुष, कंस्ट्रक्टर स्टार्टिंग क्लास में ही बताया था जब हम लोगों ने देखा था। नेम से भी आइडिया लग गया था कि कंस्ट्रक्टर क्या हो सकता है। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। बताओ, चितरंजन आप बताओ। हाँ, तो वो तो दिख रहा है, डबल अंडरस्कोर से आ रहा है, वो डबल अंडरस्कोर इनिट, डबल अंडरस्कोर लगाते हैं तो वो कंस्ट्रक्टर बन जाता है। तो होता क्या है वो, इसका काम क्या है, डायरेक्ट बताओ। कंस्ट्रक्टर इज इनिशियलाइजेशन व्हेन वी डिफाइन द ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो ये चीज रहता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है मतलब ये मेमोरी में कुछ ना कुछ स्पेस आपके लिए क्रिएट कर देता है उस ऑब्जेक्ट के लिए। कि आपने ओबीजे वन बनाया, उसके लिए क्या करेगा, ये मेमोरी असाइन करके रख देगा। समझे। अब इसके अंदर जो भी वेरिएबल डिफाइन करते हो वो क्या होगा, कि जब आप क्लास में जब ऑब्जेक्ट बनाते हो उसी टाइम क्या कर सकते हैं, एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता था इसका। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि जब क्लास बनेगा उसी टाइम क्या कर सकते हो, ये चीजें पास कर सकते हो। देन हमने एक मेथड डिफाइन किया था जिसका नाम क्या रखा था, एरिया कैलकुलेट। ठीक है। एंड देन ये क्या करेगा, ये करेगा एल इंटू बी का कॉन्सेप्ट, मतलब एरिया कैलकुलेट करेगा किसका, तो जो भी इस ऑब्जेक्ट का बनेगा। दूसरा हमने क्या किया था, सर्कल बनाया था। सर्कल क्लास बनाया था। अब इस क्लास में क्या था कि मैंने आर डिफाइन किया था। अब इसका भी क्या है कि एरिया कैलकुलेट करके इस तरीके से रख सकते। दोनों में क्या है कि सेम चीजें डिफाइन है। ये दिख रहा है कि एरिया कैलकुलेट, बट क्या है, दोनों अलग अलग क्लास है ना। अब जब भी आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, रेक्टेंगल से ऑब्जेक्ट बनाओगे और एरिया को कॉल करोगे तो ये वाला कॉल होगा। और जब आप सर्कल से क्या करोगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे और जब कॉल करोगे इसके एरिया कैलकुलेट को, तो ये वाला कॉल होगा, है ना। तो ये चीज कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे दिख रही थी कि मैंने रेक्टेंगल का एक क्या बनाया था, ऑब्जेक्ट बनाया था। दूसरा सर्कल का बनाया था, है ना। जब रेक्टेंगल के साथ कॉल किया तो क्या लिखा हुआ आ रहा था, रेक्टेंगल। और जब हम लोग सर्कल के साथ कॉल कर रहे थे तो सर्कल। तो जैसे इसमें क्या था कि ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा था, है ना, कि ऑब्जेक्ट का नेचर जिस टाइप का होगा उसी टाइप का दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल
जो हम लोग आज तक यूज करते आ रहे थे, 5 + 6, ये क्या करता था, 11 करता था। और क्या करते थे, 5 + 6। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस आता था, ये दोनों में क्या डिफरेंस आता था, कि ये एड ऑन करता था अर्थमेटिक ऑपरेटर के थ्रू और ये करता था कॉन्केटिनेट करता था। बट हम लोग ने यूज क्या किया है, ये एक सेम ऑपरेटर यूज किया है। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, बस क्या है यहाँ पे डेटा टाइप अलग है, दिख रहा है। तो दोनों का यहाँ पे क्या है, इंटीजर है और यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग है। तो सेम चीज अगर यहाँ पे भी देखोगे तो रेक्टेंगल का डेटा टाइप क्या होगा, बता सकते हो, टाइप ऑफ रेक्ट। तो ये बता देगा। अच्छा, ये रन करना पड़ेगा, मैंने इसको रन कर दिया। तो ये दिख रहा है, टाइप ऑफ रेक्ट ही लिखा था। टाइप डेफिनिट। तो ये किस टाइप का दिखा रहा है आपको, तो रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है, ठीक है। अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो ये दिख रहा है कि किस टाइप का है, तो क्लास है। तो किस टाइप का है, तो रेक्टेंगल के टाइप का है। इसी तरीके से हम लोग इंटीजर में देखते थे तो क्या दिखाता था, प्रिंट टाइप 5। ये क्या दिखाता था कि ये क्लास है और किस टाइप का है, तो इंटीजर टाइप का है। तो सेम चीज यहाँ पे दिख रहा है। तो बाय डिफॉल्ट इसको हम लोग इसकी क्या बोल सकते हैं, एक हमने क्या बनाया, एक नया क्लास बनाया जो क्या होगा, रेक्टेंगल डेटा टाइप का होगा। तो ये जो आप क्लास बनाते हो वो क्या हो गया, कस्टम डेटा टाइप हो गया। ये समझ में आया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कस्टम डेटा टाइप ही क्रिएट कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट। ये हमारे पास जो इंट है वो क्या है, इनबिल्ट डेटा टाइप है। दोनों में डिफरेंस यहाँ पे मेन क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट होता है एक मेन का क्लास का और नेम का, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। बट अगर आप देखोगे तो दोनों क्या है, सेम तरीके से दिख रहा होगा, दिख रहा है। यहाँ पे क्लास इंट लिख रहा है और यहाँ पे क्या लिख रहा है, क्लास रेक्टेंगल। तो ये दोनों क्या हो गए, कि डेटा टाइप पे डिपेंड करेगा। और जब आप इसका क्या करते हैं, डेटा टाइप चेक करो तो ये क्या दिखाएगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप दिखेगा। तो जो हमारा प्लस का जो साइन है, ऑपरेटर है, वो किस पे डिपेंड है, कि उसमें किस टाइप का वेरिएबल या किस टाइप का डेटा टाइप आ रहा है। तो सेम चीज यहाँ पे भी होगा, कि यहाँ पे आप जिस टाइप का डेटा पास करोगे उसी टाइप का क्या करेगा, वो एरिया कैलकुलेट करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो मेथड है वो दोनों में डिफाइन है। इसी तरीके से प्लस का जो मेथड होगा वो स्ट्रिंग के लिए भी डिफाइन होगा और इंटीजर के लिए भी डिफाइन होगा इंटरनली, ठीक है। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑपरेटर प्लस क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है ना, इसलिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलते हैं। अगर आप मेथड कर रहे हो तो, अगर कोई नेम है फंक्शंस का तो उसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ये समझ में आ, तो ये कॉन्सेप्ट रहता है इसमें, कि अगर मेथड यूज कर रहे हो तो मेथड का कहलाएगा और ऑपरेटर कर रहे हो तो ऑपरेटर कहलाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या था, पॉलीमॉर्फिज्म का था। तो यहीं पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, किसका, कि यहाँ पे हम लोगों ने पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल लिया है पेमेंट प्रोसेस के लिए। पेमेंट प्रोसेस में क्या होता है, कि सब में आपका जो होगा वो पेमेंट जाएगा। कि आप क्या कर रहे हो, डेबिट से करोगे तो भी क्या होगा, उसके अंदर होगा कि मेक पेमेंट का मेथड होगा। आप क्रेडिट कार्ड से भी क्या करोगे, पेमेंट करोगे तो भी क्या होगा, उसमें पेमेंट का कॉन्सेप्ट होगा। यूपीआई से भी करोगे तो भी क्या होगा, मेक पेमेंट का होगा। तो जब आप क्या करते हो, इनके कोई भी क्लास बनाओगे, कि मैंने क्या किया, इसका ऑब्जेक्ट बनाया और सबके साथ मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉल कर दिया, प्रोसेस पेमेंट, जो भी है प्रोसेस पेमेंट और प्रोसेस पेमेंट। पहला हमारा क्या है, डेबिट कार्ड, दूसरा मैंने क्या किया, क्रेडिट कार्ड, और तीसरा यूपीआई। ये प्रोसेस पेमेंट है क्या, तो मैंने यहाँ पे फंक्शंस बनाया है जो क्या कर रहा है, मेथड को कॉल कर रहा है। यहाँ पे एक बार read करो।
यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लिया था समझाने के लिए कि आपने क्या किया है, अलग अलग क्लास बनाया है। क्लास बनाने का बेनिफिट क्या रहता है कि इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी मेथड किसी एक के लिए डिफाइन करना होगा, आप डिफाइन कर सकते हैं इजीली। अगर आप क्या करते हैं, फंक्शंस बनाते हैं, तो फंक्शंस में क्या डिमेरिट रहता कि और किसके लिए बना रहे हैं वो हमें पता नहीं चलता, कि डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट के बेस पे कॉल नहीं कर सकते, डायरेक्ट फंक्शन लिखते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, आप डेटा पास करते हैं। तो क्या था कि थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो जाता है, क्यों, क्योंकि हर एक चीज याद रखना पॉसिबल नहीं होता। तो आप किसके थ्रू कॉल करते हैं, डॉट के थ्रू कॉल करते हैं, हमें आइडिया लग जाता है। इसलिए हमने क्या किया, डेबिट कार्ड का अलग बनाया, क्रेडिट कार्ड का अलग बनाया, यूपीआई का अलग। तो इन तीनों का अलग होना है। हो सकता है एक और हमारे पास इसके अंदर क्या रहता है, मेथड रहता, क्या चीज का, कैशबैक का। क्रेडिट कार्ड में अलग तरीके से कैशबैक मिलता है, डेबिट कार्ड में अलग तरीके से, और यूपीआई में अलग तरीके से मिलता है ना। उसके इंटरनली कैलकुलेशन अलग अलग होंगे, तो वो चीज आप यहाँ से अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे पॉलीमॉर्फिक का एक फंक्शन बनाया है। ये बेसिकली फंक्शन है क्या, कि बेसिकली उसको लूप में चलाने का तरीका है कि आप क्या कर रहे हो, इस फंक्शन के थ्रू कॉल कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट बना के। अगर हम यही यूज ना करना चाहें तो क्या कर सकते थे, अगर मुझे ऑब्जेक्ट बना, मैंने क्या किया, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया, अब इसके मेथड को कॉल करना हो तो कैसे करेंगे, तो डीसी डॉट मेक पेमेंट करेंगे, है ना, मेक पेमेंट, और उसके अंदर क्या होगा, वैल्यू जाएगी, है ना, यही चीज होगा। तो ये जो फंक्शन हमारे लिए यही काम कर रहा है। तो पहले आपने क्या किया, पेमेंट मेथड डाला, मतलब ऑब्जेक्ट का नेम डाला। दूसरी बार हमने क्या डाला, अमाउंट, ये अमाउंट लेगा, तो ये क्या करेगा, पेमेंट मेथड मतलब डीसी, और क्या करेगा, डॉट मेथड क्या है, मेक पेमेंट, तो क्या करेगा, मेक पेमेंट कर देगा, और अमाउंट। तो ये इंटरनली क्या कर रहा है कि आपके लिए काम कर रहा है, कि आपको बार बार ऑब्जेक्ट बना के कॉल ना करना पड़े, उसी के साथ डॉट के साथ ना कॉल करो, आप क्या करो, डायरेक्टली इसका भी यूज करो। तो ये ऑप्शनल होगा, जरूरी नहीं है। जिससे अगर हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, कॉल ही कर लेते हैं डायरेक्टली। इससे तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया और इसको भी हटा दिया। अभी हमारे पास क्या बन गया, इतना कोड समझ में आया सबको, ये कोड समझ में आया। अब इसमें मुझे क्या करना है, अब ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, कि मुझे डीसी का ऑब्जेक्ट तो बन गया है, अब क्या करना है, मुझे उसका कॉल करना है। कॉल कैसे करेंगे, डीसी डॉट मेक पेमेंट, ये करोगे, और जितनी भी आप पेमेंट कर रहे हो उतना अमाउंट, तो जैसे आप रन करोगे तो बता देगा कि पेमेंट ऑफ द 3000 मेड बाय यूजिंग डेबिट कार्ड, है ना। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड भी है, उसके थ्रू भी पेमेंट करना है, क्या कर सकते हैं आप, सी डी सी सी, है ना, डॉट मेक पेमेंट, एंड यूपीआई से भी क्या कर सकते हो, सेम तरीके से कर सकते हो। तो तीनों में इस तरीके से दिखेगा कि नॉर्मल जिस तरीके से कॉल करते थे। अब यहाँ पे जो आप इस तरीके से लिख रहे हो, आप क्या कर सकते हो, अपना लॉजिक यूज कर सकते हो। लॉजिक मतलब कि कुछ ऐसा मेथड हम लोग बना सकते, सॉरी ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जिसमें हम क्या करेंगे कि किस टाइप का पेमेंट है और कितना पेमेंट है वो डाल देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट करके देंगे। ये कैसे कर सकते हो, तो आप सिंपली क्या कर रहे हो कि जो भी हमारे पास मेथड है, कि आप पहले मेथड का नेम ले लोगे इस तरीके से, एंड देन क्या कर रहे हो, डॉट मेक पेमेंट, यही काम कर रहे हैं ना हम लोग, कि मेथड का नेम ले रहे हैं, तो आप देखोगे क्या है, तो उसका ऑब्जेक्ट का मेथड का नेम है। देन उसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर का जो मेथड है वो कॉल किया, और उसके अंदर अमाउंट डाला है, यही लिखा है सब में, अगर देखोगे तो कॉमन, तीनों में कॉमन क्या है, यही चीज है। ये समझ में आया कि आप क्या लिख रहे हो, क्लास का ऑब्जेक्ट लिख रहे हो, ओबीजे, कि ऑब्जेक्ट का नेम, देन मेक पेमेंट, देन अमाउंट। अब ये ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं, पहला लूप में भी कर सकते हैं, और दूसरा एक अलग से फंक्शन बना के आप उसको कॉल कर सकते हैं। कि मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जो हम लोगों ने एग्जांपल लिखा था वो क्या था, फंक्शन का। तो आपने एक डेफ यूज किया है, डेफ के अंदर हम क्या करें कि प्रोसेस पेमेंट का यूज करें। अब इसके अंदर हमने क्या डिफाइन किया है,
एक पेमेंट मेथड होगा जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट ऑब्जे नेम, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का नेम होगा। देन अमाउंट जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इस तरीके से कॉल कर रहे थे, ओ बी जे नेम एंड मेक पेमेंट और अमाउंट, यही कर रहे थे। तो आप जितनी बार ये फंक्शंस कॉल करोगे उतनी बार क्या होगा, वो प्रिंट करके आपको दे देगा। तो सेम चीज यहाँ पे भी कर रहे हैं, ये आप डायरेक्टली कर रहे हो, ये क्या है, किसी मैथ फंक्शंस के थ्रू इनडायरेक्टली कर रहे हैं। इस तरह आप क्या कर सकते हो कि आप लिस्ट में स्टोर करो और उसको क्या करो, यूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास डीसी, डीसी का एग्जांपल ले लेते हैं, कंट्रोल बी। तो ये हमने क्या किया, प्रोसेस पेमेंट किस टाइप का है, तो मैंने बोला डीसी ऑब्जेक्ट बनेगा। अब उसमें कितना पेमेंट करना है, तो 1000 का। तो ये चीज जो हमने ये लाइन लिखा है, ये लाइन और ये लाइन देखोगे तो सेम है। कैसे सेम है, तो आप यहाँ पे अगर देखोगे इस लाइन को, तो वो है, बस यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन डिफाइन किया है जो क्या कर रहा है, इस वाले लाइन को कॉल कर रहा है बस। कि जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, प्रोसेस पेमेंट किया, ये प्रोसेस पेमेंट क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा। अब उसके अंदर ऑब्जेक्ट का नेम डालेंगे, ऑब्जेक्ट का नेम डाला और उसके बाद अमाउंट डाला। अब जैसे ही डालेंगे तो ये सेम क्या लिख रहा है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेक पेमेंट, यही चीज हमने यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट नेम मेक पेमेंट और अमाउंट, यही चीज वो भी कर रहा है, इनडायरेक्टली ये कर रहा है। और ये हम लोग क्या करें, डायरेक्टली कर रहे हैं। ये समझ में आया। और तीसरा हम क्या कर सकते हैं, कि इसको लूप में चलाना हो, तो लूप में मान लो हमारे पास क्या है, एक लिस्ट है, और सी इनिट का मेथड नहीं डिफाइन है ना, कि मान लो सब में अगर इनिट का मेथड रहता, नहीं भी है, फिर हमें बार बार इसमें इनिट का काम होना चाहिए। जैसे अगर आप देखोगे सर्कल पे ही दिखा देते लूप का, क्योंकि इसमें इनिट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तब अच्छे से समझ में आता। जैसे हमारे पास क्या होगा, सर्कल, सर्कल का कोड कहाँ पे, सर्कल और रेक्टेंगल, टेक्निकली पॉलीमॉर्फिज्म, ये रहा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्या किया था, इनिट का लिखा था। अब आप इसको क्या कर सकते हो, लूप में स्टोर करके चला सकते हो। कैसे, तो मैं क्या करूंगा, एल डिफाइन करके एक लिस्ट बना दूंगा, और इसमें क्या रहेगा, एक रेक्ट रहेगा, और एक क्या रहेगा हमारे पास, सीआई रहेगा। इस तरीके से आप मल्टीपल डिफाइन कर सकते हैं, इसको सीआई बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और डिफाइन कर देता हूँ, इसको बोल दूंगा CI2, और इसमें रेडियस मान लेते हैं 15। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक और ऑब्जेक्ट बना सकते हो रेक्टेंगल का, और इसको रेक्टेंगल 2 बोल सकते हैं, और इसमें 20 20 कर देते हैं। अब आप इसको क्या करते हैं, सिर्फ लिस्ट पे स्टोर करवा देते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है, कि आप जब इसको कॉल करोगे, कॉल करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, एरिया कैलकुलेट कॉल कर रहे थे, और चूंकि दोनों में क्या है, सेम मेथड डिफाइन है, तो हम क्या कर सकते हैं कि फोर आई इन एल, और क्या कर सकते हैं, एल, देन हम क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वो प्रिंट कर रहा था, तो हम लोग प्रिंट का स्टेटमेंट यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि दोनों के अंदर क्या था, सेम मेथड था, एरिया कैलकुलेट का। जब आप रन करोगे, प्रिंट का स्टेटमेंट नहीं था क्या, रिटर्न, रिटर्न का था ना, तो रिटर्न का था, तो आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। कि रिटर्न पर आने के बाद हमें क्या करना है, प्रिंट करना है।
कि पहले वाला क्या था, रेक्टेंगल था, तो ऑटोमेटिकली वो रेक्टेंगल वाले क्लास के पास जाएगा और उसका कॉल करेगा। सर्कल था तो सर्कल के पास गया, रेक्टेंगल था तो रेक्टेंगल के पास, सर्कल के पास सर्कल। तो ये हमारे लिए इजी पड़ जाता है। सेम मेथड डिफाइन है तो क्या हो गया, आपके लिए इजी हो गया। तो आप इस तरीके से लूप का भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। समझे? तो ये बेनिफिट होगा। तो ये क्या हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म का बेनिफिट। क्या आप क्या कर सकते हो कि जैसे ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसका डेटा टाइप चेंज होगा, ऑटोमेटिकली उसके जैसा क्या करेगा, वो बिहेव करना स्टार्ट करेगा। आपको अलग से कोई भी चीज डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो ये लूप में भी आपके लिए बेनिफिशियल हो गया। और जब आप क्या करते हो कि सेम लॉजिक हर किसी में लिखना रहेगा तब। ये पॉलीमॉर्फिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट है आपका। कौन सा? लूप वाला? हम्म? नहीं, इनडायरेक्टली पाइथन में ओवर राइडिंग ही का कॉन्सेप्ट है। ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट डायरेक्टली नहीं होता। बाकी ये मैं तो क्लास आप लोगों ने कल डिफाइन तो किया था ना? नहीं किया था तो कर लो। सर्कल का और रेक्टेंगल का, एक ये और एक पेमेंट वाला। पेमेंट वाला हमने इसलिए दिया है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, बैंक अकाउंट का शुरू से एग्जांपल लेके चल रहे हैं, इसीलिए उसके एग्जांपल के थ्रू भी वो समझा रहे हैं। देन आगे जाके पाइथन में आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्या बोलते हैं, एक आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से जैसे हम लोग जो बना रहे हैं अभी, वो क्या बन रहा है, बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम बन रहा है। इसी तरीके से आप क्या करोगे, अलग अलग जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, बुक मैनेजमेंट सिस्टम होता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो वो सारा चीज आप क्या कर सकते हो, अपना एक प्रोजेक्ट बनाओगे। अगर कल छुट्टी रहती है तो मंडे को प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए। प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसी के बेस पे। क्या हो गया तुम्हारे लैपटॉप को, ये स्टार्ट करते रहेगा।
अगर या तो क्लास ऑनलाइन होगी या तो फिर ऑफ रहेगी, क्योंकि मैं घर जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक। ऑफलाइन नहीं होगा ना, मैंने बोला या तो ऑफ होगा या तो ऑनलाइन होगा। ये 5 दिन का, पूरे 5 दिन का देगा था। कोई नहीं, बीच में एक दिन क्लास ले ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या? हाँ, तो बीच में 1 या 2 दिन का क्लास, बस, ज्यादा नहीं है, 1 या 2 दिन का, इससे ज्यादा नहीं है। पॉलीमॉर्फिज्म खत्म हो गया, तो आपकी गलती है ना। दूसरा, पॉलीमॉर्फिज्म का ये पूरा समझ में आया किस तरीके से वो काम करता है, किस तरीके से डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने का सिंपल तरीका क्या होता है कि आप सेम नेम से क्या करते हो, अलग अलग क्लास में डिफाइन करते हो बस। ऑपरेटर या होगा तो क्या कर सकते हो आप, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अगर आप क्या करते हैं, मेथड लिख रहे हो तो मेथड ओवरलोडिंग। देन फिर हम लोग ने स्टार्ट किया था एब्स्ट्रैक्शन, क्योंकि 4 कॉन्सेप्ट था। पहला हमारे पास क्या था, इनहेरिटेंस का। दूसरा हमारे पास क्या था, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, इनकैप्सुलेशन का। और तीसरा हमारे पास क्या था, पॉलीमॉर्फिज्म। और जो चौथा भी हम लोग देखेंगे वो क्या रहेगा, एब्स्ट्रैक्शंस का रहेगा। ठीक है। एब्स्ट्रैक्शंस का मीनिंग क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे भी हाइडिंग का कॉन्सेप्ट रहेगा, इनकैप्सुलेशन में भी हाइडिंग का कॉन्सेप्ट था। तो क्या डिफरेंस दिखेगा दोनों में, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। आप क्या करते हो ना कि जो भी आप हाइड कर रहे हो क्या रहेगा, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, कि आपने क्या इंप्लीमेंट किया उसको हाइड करके रख सकते हो। और उसमें क्या था कि डेटा और मेथड को हाइड करते थे। तो ये क्या होगा, एक बेसिक डिफरेंस होगा। अब इस फीचर्स का हमारे पास यूज केस क्या रहेगा। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल में यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा, एटीएम का एग्जांपल। आपको सिर्फ किससे मतलब होता है कि पिन नंबर की कहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे, यूजर इंटरफेस। तो आप यूजर इंटरफेस पे क्या करते हो, अपना पिन नंबर डालते हैं, अमाउंट डालते हो, ऑटोमेटिकली क्या होता है कि सारा प्रोसेस करके वो आपको लाके दे देता है कि कोड का बिहाइंड कैसे रन हो रहा है, क्या चीजें हो रही है। आपको उनसे कोई भी क्या होता है मतलब नहीं होता। तो ये क्या होगा, एक रियल वर्ल्ड पे के बेस पे। अब यहाँ पे पाइथन में कैसे ये सारी चीजें होंगी, तो पाइथन में जब भी आप इंप्लीमेंट करोगे तो हमारे पास क्या होगा, एक मॉड्यूल होगा। मॉड्यूल का नाम क्या है, एबीसी है। एबीसी एक मॉड्यूल होता है जो क्या करता है कि आपको एब्स्ट्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके दे देगा। इसमें अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एबीसी मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे और उसमें से क्या करेंगे कि जिसको आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है, आप उसके ऊपर क्या करोगे, @एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखोगे। @ का मतलब क्या होता था, हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट देखा था कि किसी के ऊपर अगर किसी हमने इस तरीके से डिफाइन किया, डेफ XYZ, और उसके ऊपर इस तरीके से @ और जो भी मेथड का है वो लिख देते थे। तो ये क्या कहलाता था कॉन्सेप्ट, कि ये डेकोरेटर्स है। तो डेकोरेटर्स क्या काम करता था, याद है कि जो भी हमारे पास पुराना कोड है उसको बिना चेंज किए उसमें क्या कर सकते हैं, एडिशनल कुछ भी ऐड कर सकते थे। तो यही यहाँ पे काम हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो, एब्स्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्टली क्या है कि पहले से जो डिफाइन है वो क्या कर रहे हो आप अपने
मेथड के अंदर डिफाइन कर रहे हो। आपको क्या करना होगा, सिर्फ यहाँ पे जो आप डिफाइन कर रहे हो उसके अंदर जो कोड लिखना है वही लिखो। तो ये समझ में आया कि आपको पूरा एब्स्ट्रैक्ट का कोड लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये बेनिफिट रहता है यहाँ पे। अब इसको यूज कैसे करेंगे, तो सिंपल है कि आप क्या करते हो, एक एग्जांपल में क्या ले लें, यही पे एग्जांपल होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा वो आपको डिफाइन करना कंपलसरी रहेगा, इसके अलावा जो भी चीजें रहेंगी वो क्या रहता है, कंपलसरी नहीं रहता। तो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। इससे दूसरा एग्जांपल भी था, बट पेमेंट के बेस पे मान लो यही ले रहे हैं हम लोग। और एक को बिना एब्स्ट्रैक्ट का रखता हूँ। ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। इंपोर्ट क्या करेंगे, एबीसी से एबीसी इंपोर्ट करोगे और क्या करोगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड करोगे। और यहाँ पे मैंने क्या किया, पास कर दिया एबीसी को। अब इस तरीके से पास कर रहे हैं, इसको हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट बोलते थे, याद होगा तो। हाँ, तो ये क्या हो रहा है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि ये डायरेक्टली क्या होगा कि जितने भी एबीसी के अंदर चीजें डिफाइन होगी वो क्या होगा कि मेरे पेमेंट वाले क्लास के अंदर आ जाएगा। तो मुझे कुछ भी डिफाइन करने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने क्या किया यहाँ पे कि एक बनाया है ऑथेंटिकेटेड का। ऑथेंटिकेटेड का एक मेथड बना हुआ है। अब इसमें क्या रहेगा हमारे पास, कुछ भी लॉजिक रहेगा कि आप क्या करते हो, चेक करते हो सारा चीज, अंदर क्या करते हो, ऑथेंटिकेटेड है तो आप पेमेंट क्या करते हो, सक्सेसफुली करते हो। दूसरा हमारे पास क्या, पेमेंट। पेमेंट का क्या है कि हमने ये दो चीजें डिफाइन कर रहे हैं। अब ये जो पेमेंट का यूज होगा, अब हम किस में कर सकते हैं, तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड किसी में भी कर सकते थे, अगर याद होगा तो। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले ही क्रेडिट कार्ड के लिए आपने यहाँ पे क्या है, पास का यूज किस लिए कर रहे हैं, यहाँ का जो लॉजिक होगा हम लोग कभी भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया और ये हमारा पेमेंट मेथड हो गया। अब इसको जब आप कॉल करोगे, तो अगर मैं यहाँ पे बिना पेमेंट का क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। मैं कहाँ पे क्लास, चल इसको रन नहीं किया ना। तो ये हमने क्या बना दिया है कि एक क्रेडिट कार्ड पेमेंट बना दिया है जिसके अंदर क्या होगा कि पेमेंट का इनहेरिटेंस होगा। और पेमेंट में क्या डिफाइन है, तो ये दो चीजें डिफाइन है। अब मुझे क्या करना होगा कि जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो बीजे बोल सकते हैं P1 इक्वल टू क्रेडिट कार्ड पेमेंट। ठीक है, अब जैसे कि क्या करते हो आप, P1 डॉट ऑथेंटिकेशन, जैसे आप इसको रन करोगे तो ये प्रिंट करके आपको दे देगा कि ये जो भी है वो क्या ऑथेंटिकेटेड है ना। अब हम चाहते हैं कि ऑथेंटिकेशन वाला हमें यूज नहीं करना है। अब हमें क्या करना है कि मुझे, मैंने क्या बोला कि ऑथेंटिकेशन वाला यूज नहीं करना है, सिर्फ मुझे क्या करना है, पेमेंट वाला यूज करना है। मैं इसको हटा देता हूँ, तो ये रन हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये रन हो गया। अब दूसरी बार क्या करते हो आप, P1 डॉट, अच्छा ये डिफाइन नहीं किया ना, इसको मैं दोबारा रन कर देता हूँ और P1 P2 कर देते हैं। P2 डॉट P2 इक्वल टू क्रेडिट कार्ड पेमेंट और P2 डॉट पे। आप इतना लिखते हो और ये रन करते हो, तो यहाँ पे कुछ एरर दे रहा होगा। क्या एरर दे रहा है, एब्स्ट्रैक्ट का ही कोई एरर है। अगर रीड करोगे लास्ट लाइन, जब भी आपको एरर आता है तो लास्ट लाइन क्या रहता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है एरर पे। तो क्या लिख रहा है, इसका सिंपल मीनिंग है कि आपने जिसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखा है वो कंपलसरी रहता है कि जब भी आप इनहेरिट करोगे तो एटलीस्ट उसका आप डिफाइन करोगे ही करोगे, चाहे उसके अंदर 10 मेथड हो। जैसे इसके अंदर क्या है, दो मेथड थे, इसमें से जो आप एब्स्ट्रैक्ट पे रखते हो तो मतलब ये जो आपने रखा है एब्स्ट्रैक्ट के अंदर वो कंपलसरी रहता है कि जब तक आपका ये नहीं डिफाइन होगा तब तक दूसरी चीज आप डिफाइन नहीं कर सकते अपने।
हाँ, नहीं दोनों नहीं, आपको कंपलसरी ये है और ये ऑप्शनल रहेगा। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, अपना एडिशन भी कर सकते हैं। एडिशनल मतलब कि मैंने यहाँ पे क्या किया, डेफ यूजर, ये भी लिख सकते हैं हम लोग इसके अंदर सेल्फ। आप अपना क्या कर सकते हो, खुद का फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हो, मेथड भी डिफाइन कर सकते हो, बट कंपलसरी क्या रहेगा, एब्स्ट्रैक्ट वाला, कि आप इसको यूज करो ना करो काम बन जाएगा। इसको आप एक्स्ट्रा एड ऑन कर रहे हो वो भी चल जाएगा, बट मिनिमम क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट वाला यूज करना पड़ेगा। ये समझ में आया? कि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा, कि वो क्या है, कि एट द एंड आपको ये यूज करना ही पड़ेगा। कि जब भी आप पेमेंट करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, ऑथेंटिकेशन वाला ही यूज करोगे। कि मान लो जो आपके पास क्या होगा, मैनेजर होगा ना, जो आपके पास बोलते हैं ना कि टीम लीडर होगा, तो वो क्या करता है, स्ट्रक्चर डिफाइन करके दे देगा। स्ट्रक्चर क्यों डिफाइन करके देगा, ताकि आप अपने हिसाब से कोई भी नेम चेंज ना करो। क्योंकि एक सॉफ्टवेयर में क्या होता है, बहुत लोग काम करते हैं, अगर एट द एंड क्या होता है कि आप 2 महीने काम किए छोड़ के चले गए, तो आपने जो क्लास का नेम रखा होगा और जो सामने वाला बंदा आएगा वो उसको कैसे जानेगा। उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए ना, कि मैंने ये क्लास बनाया, इस क्लास का ये मीनिंग है, तो वो स्ट्रक्चर कौन डिफाइन करके देगा, तो जो आपका सीनियर होगा, मैनेजर होगा, या फिर जिसको बोलते हैं कि प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्चर डिफाइन करते हैं। आजकल सुना होगा सॉल्यूशन आर्किटेक्चर्स होते हैं, तो वो सारा चीज क्या करता है, ये आर्किटेक्चर्स बना के देगा। ये लॉजिक कभी भी लिख के नहीं देगा, वो लॉजिक क्या रहेगा, डेवलपर का काम रहेगा। ये क्या करेगा, आपके लिए सिर्फ स्ट्रक्चर बना के देगा, कि हमारे पास एक क्लास होगा पेमेंट का, उसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, और उसमें मैंडेटरी होगा ऑथेंटिकेशन का, कि मिनिमम क्या होगा, ये आपके पास कंपलसरी का। उसके अलावा क्या होगा, कि जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो फिर जो भी लॉजिक लिखना है आप क्या कर सकते हो, कंसल्ट। तो ये चीजें रहती हैं। आपको यहाँ पे क्या करना होगा, कि एटलीस्ट आपको अपना वो फंक्शंस डिफाइन करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन वाला। और पेमेंट वाला नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और एक क्या हो गया हमारे पास, ये कस्टम वाला हो गया। अब आप इसको रन करोगे तो ये रन हो जाएगा, दिख रहा है। हाँ, वो कंपलसरी, क्योंकि हमने ऑथेंटिक यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट का ज्यादातर यूज होता है ना इंडस्ट्री में, वो सिर्फ आपके लिए डिफाइन होता है, किसके लिए, मैनेजर्स। वो क्या करते हैं ना, कि क्लास का नेम हमने फिक्स कर दिया प्रोजेक्ट के बेस पे, कि ये क्लास है, इसका नेम यही होगा, आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, कि इसमें ये मेथड है और ये मेथड का नाम यही होगा, आप चेंज नहीं कर सकते। तो इससे क्या होता है, कि हमारे पास जो डेवलपर है वो आए जाए, इससे कोई मतलब नहीं है, कि जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है वो बना रहेगा। क्योंकि बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं, कि आपके पास लाख क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ लाइन का कोड रहेगा, तो उसमें क्या हर एक कोड को देखना कंपलसरी, क्या क्या देख सकता है कोई एक बंदा, कि एक नया डेवलपर लाया वो दोबारा दिखेगा कि किसका क्या मीनिंग है, तो उसमें टाइम टेकन रहेगा। तो वो चीज से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट का, कि ये चीज तो मिनिमम होगी ही होगी। इसके अलावा क्या है, और जो लॉजिक होना चाहिए वो भी डिफाइन कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा नया चीज आ गया, फीचर्स आ गए, जैसे अपडेट आते रहता है ना, तो बेसिकली क्या रहेगा, कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो रहेगा, प्लस आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक नया फीचर्स ला रहे हो इस वाले। तो मैंने एक नया फीचर्स क्या लिया है, यूजर का लाया है, तो ये हमारा कहेगा एड ऑन हो गया। इस तरीके से ऐड ऑन करते हैं बस। तो डेवलपर का काम सिर्फ इतना ही रहता है, कि आपने जो भी चीजें की हैं आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। ये समझ में आया कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड किस तरीके से यूज होगा। यूज करना एकदम सिंपल होगा, कि आप सिर्फ क्या करते हो, ये चीजें लिखते हो इंपोर्ट करने के लिए। देन आप क्या करते हो, कि जिसमें भी आपको बनाना है आप उसका क्या करोगे, इनहेरिटेंस कर दोगे। एंड देन जिसको आपको कंपलसरी रखना है आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज करोगे, तो वो क्या रहेगा, कंपलसरी रहेगा। बाकी चीजें क्या रहेंगी, ऑप्शनल रहेंगी। हाँ, कि आपको क्या लगता है, कि पेमेंट भी हमारे लिए कंपलसरी रहेगा, कि जब पेमेंट कर रहे हैं तो दो चीजें, ऑथेंटिकेट होना चाहिए और पेमेंट अमाउंट होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको भी क्या कर सकते हो इस तरीके से दिखा। और इसमें मैं डिफाइन करता हूँ टाइप। तो टाइप मान लो कि किस टाइप से आप पेमेंट कर रहे हो, वो कंपलसरी नहीं है आपके पास, आप ये कर सकते हो। तो ये हो सकता है कि आपने दो को क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखा है, एक को नहीं रखा है। कि टाइप हमारे लिए आगे जाके ऑप्शनल होगा, कि आप इसमें लॉजिक लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो नहीं। ये चीजें रहेंगी। ये एब्स्ट्रैक्ट का लॉजिक। एब्स्ट्रैक्ट आप कब यूज करते हो, जब थोड़ा सीनियर लेवल पे जाते हो तब। क्योंकि जूनियर का काम क्या होता है, लॉजिक बनाना। कि आप मुझे लॉजिक बना के दे दो, सिर्फ मैं जहाँ पे क्लास लिखा हुआ है वहां पे या तो कॉपी पेस्ट कर दूंगा, या तो मैं बोलूंगा तुम अपना एक क्लास बना लो, उसके अंदर क्या करो, अपना लॉजिक लिखो।
डेटा एनालिस्ट में इसका कोई काम दिख रहा है आपको? डेटा एनालिस्ट पे नहीं है, जब आप सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हो उस समय काम होता है। वो कॉन्सेप्ट तभी आप ज्यादातर यूज करते हो जब आप क्या करते हो, प्रोडक्शन लेवल का कोड लिखोगे। अगर आपको लगता है कि एज एनालिस्ट काम करना है, आपका इतना जरूरत नहीं पड़ता हाई लेवल का। ये है जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हो, तब ये सारी चीजें कंपलसरी। क्यों? क्योंकि कोड जितना ज्यादा स्ट्रक्चर होगा, उतना इजिली आप क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। और मेंटेन जितना इजी होगा, उतना ज्यादा क्या होगा कि अगर बग आ गया तो तुरंत क्या सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो फिर क्या होगा कि कौन से लाइन पे कोड आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा, ढूंढते रहोगे। तो वो क्या रहता है, आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। इसीलिए ओप का कॉन्सेप्ट यूज किया है। ये सारी चीजें अलग अलग रखा रहेगा, किस जगह पे क्या एरर आ रहा है फिर तुरंत पता चल जाता है। जैसे पाइथन भी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो क्या एरर आ रहा है, किस लाइन पे एरर आ रहा है, आपको तुरंत दिख जाता है, सबसे लास्ट लाइन पे लिखा हुआ। तो ये किसकी मदद से हो रहा है? तो ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही हो रहा है। कि अगर ये चीज नहीं रहता तो हमें भी क्या होता है, लाइन बाय लाइन देखना पड़ता। जो किसमें देखना पड़ता है, सी लैंग्वेज पे जाओगे ना, तो उसमें लाइन बाय लाइन आपको पता चलता है। बट उसमें भी क्या है कि फीचर्स है कंपाइलर के पास, तो वो क्या बता देता है कि कहाँ पे क्या एरर है। तो ये सारे फीचर्स धीरे धीरे आ रहे हैं। तो सी पहले क्या था कि हमारे पास फंक्शनल प्रोग्रामिंग था। अब हम लोग जो यूज कर रहे हैं सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं। आपने क्लास की टाइमिंग कितने बजे बोली थी? हाँ हाँ। और आप खुद कितने बजे आ रहे हो? 9:45 या 10? जब 10 बजे था तब 10:30 बजे आते थे। जब 9 बजे है तो क्या रीजन है? हाँ 9 बजे है। 9 बजे मैंने किया है क्लास। 9 बजे है, पूछ लो। हम्म। तो 9:30 बजे भी तो नहीं पहुंच रहे आप? तो, अच्छा जी, मतलब आधा घंटे का बफर टाइम लेके चलते हो अपनी तरफ से। तब 8:30 बजे पहुंचोगे। कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक आपका छूट रहा है ना। दोबारा ये नहीं बोल सकते कि मुझे ये चीजें बता दो। हाँ, क्या चीज क्लियर नहीं हुई? पॉलीमॉर्फिज्म का 1 घंटे हमने डिस्कस किया और कल भी डिस्कस किया था। दोबारा उतना लंबा डिस्कस तो नहीं कर सकते ना। तो दोबारा पढ़ाने का मैं पढ़ा सकता हूँ, बट ये है ना कि आप जिस हिसाब से चल रहे हो फिर उस हिसाब से नहीं चलेंगे। कि आप थोड़ा सा सिंसियर रहते हो तो आप जल्दी आते हैं अपना। हाँ, सिर्फ नेम सेम होगा, मेथड के नेम सेम होंगे बस। इसके अंदर का लॉजिक आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। हमारे पास तो यहाँ तक ये समझ में आया। तो ये चीज मैंने एक बार बता दिया है, एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, बाकी बोलोगे एज ए डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट इनका यूज केस आपको नहीं दिखेगा। जब आप क्या करते हो डेटा साइंस के साथ, आप क्या करते हो कि आप एक खुद का प्रोडक्ट बनाते हो, तो उस समय ये सारी चीज इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये डेवलपर फेज पे जाता है कि आपको डेटा साइंस भी आता है और डेवलपिंग का भी अच्छा खासा आता है, तब ये जाता है। तो उसको बोलते हैं एआई इंजीनियर्स। एआई इंजीनियर्स का काम क्या रहता है? तो उसको डेटा साइंस अच्छे से आता है और उसको डेवलपिंग का नॉलेज भी अच्छा खासा रहता है। क्योंकि डेवलपिंग में क्या आता है, यही सारी चीजें हम लोग क्रिएट करते हैं। आप जो चीज सोच रहे हो, आप उसको क्या करो, इम्प्लीमेंट कर दो। तो कोड के लेवल पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और डेटा साइंस में क्या काम रहता है? या तो आप एनालाइज करोगे या तो मॉडल बनाओगे, सिंपल। तो हमारा जो मेन फोकस है वो मॉडल पे रहेगा।
एंड देन सॉफ्टवेयर पे अगर आपको कोड करना है तो इतना कर सकते हो, मिनिमम मिनिमम रिक्वायरमेंट ये रहेगा। अब इसके बाद क्या रहता है कि आप अलग अलग लाइब्रेरी यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको बैकएंड क्रिएट करना है, सेम कोड इसी तरीके से जाएगा, बट उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो फ्लास्क यूज कर सकते हो, जेंगो यूज कर सकते हो, और फास्ट एपीआई यूज कर सकते हो। और हमारे पास अगर आप क्या करना है, उतना कोड के बेस पे नहीं जाना है, तो आप यूज कर सकते हो स्ट्रीमलीट। तो ये चार चीजें होती है कि आप अपना बैकएंड और फ्रंट एंड डिजाइन कर सकते हो। स्ट्रीमलीट क्या करता है कि बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों आपके लिए तैयार करके दे देता है, तो आपको एक्स्ट्रा कोड लिखने की जरूरत नहीं। ये क्या होता है कि बेसिक लेवल पे होता है, एक्सपेरिमेंट लेवल पे होता है, कि एज ए डेटा साइंस आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप स्ट्रीमलीट का यूज करते हो। उससे क्या होता है कि आपको पूरा कोड लिखना नहीं पड़ता स्ट्रक्चर्स में। दूसरा चीज फ्लास्क, अगर आपको लगता है कि प्रोडक्शन में जिस तरीके से कोड हो रहा उस तरीके से बेसिक लेवल में हम लोग एटलीस्ट अप्लाई कर पाए, तो उसके लिए फ्लास्क यूज कर पाएंगे। उसको बोलते हैं माइक्रो सर्विसेज। माइक्रो सर्विसेज का मतलब क्या होगा, एक कंपोनेंट मैंने डिजाइन किया है, इसमें क्या होगा कि ये लोन अप्रूव होगा नहीं होगा, यही हमारा क्या है सिस्टम है। जैसे अगर आप क्या करते हो, एप्लीकेशन खोलते हो, कोई भी एप्लीकेशन, मान लो लोन का ही एप्लीकेशन हमने ओपन किया, इसको मैंने ओपन किया, तो एक पेज पे क्या आता है, एलिजिबिलिटी, कि आप लोन के लिए एलिजिबल हो नहीं हो, वो चेक करना है। तो उसके लिए क्या होगा कि आप उनसे इनपुट लोगे, यूजर से कुछ, है ना, देन उसका पिन नंबर लोगे, अंदर जैसे वो सबमिट पे क्लिक करेगा, तो ये जो पेज पे सिंपली काम होगा, इस सिर्फ एक पेज का जो आप कोड लिखोगे वो हमारा कहलाता है माइक्रो सर्विस। समझे कि इस पेज का सिर्फ काम क्या है, एलिजिबिलिटी चेक करना। और ये एलिजिबिलिटी जो चेक कर रहा है वो एक अलग से सर्विस है। इसी तरीके से और क्या क्या सर्विस हो सकता है बैंक में, लोन का हो सकता है, दूसरा हमारे पास क्या होगा, और क्या रहते हैं, बैंक का, सेविंग्स का, देन करंट का। तो ये अलग अलग क्या बनेगा, सर्विस बनेगा। और जितने ज्यादा सर्विस बनते हैं उसको क्या करना होता है, अलग अलग कंपोनेंट में रखा है। क्यों? क्योंकि मेंटेन करना इजी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिपार्टमेंट, है ना। अलग अलग डिपार्टमेंट क्यों रखते हैं, क्योंकि ताकि उसको स्मूथली हम लोग रन कर सके। क्यों? क्योंकि जब ये बड़ा लेवल पे जाएगा तो क्या होगा, वो मैंडल क्या कर सकता, हैंडल नहीं कर सकता। कि मान लो एक स्टार्टअप है, तो सारा काम क्या करता है, एक ही बंदा करता है। तो जैसे जैसे ग्रो करता है वैसे वैसे क्या होता है, सबका डिपार्टमेंट बांट देता है। क्यों? ताकि ये हमारा जो काम है वो इजीली हो सके। तो सेम काम हम लोग यहाँ पे भी करते हैं। कि अगर आपका एक क्या है, बिग प्रोजेक्ट है, तो उसको क्या कर सकते हो कि एक ही बंदा सारा काम करे, तो उसमें क्या होगा कि मेंटेन करना थोड़ा सा इजी नहीं होगा। दूसरा क्या कर सकते हो कि हर एक कंपोनेंट का आप अलग अलग रखोगे। ये जो सर्विसेज है, कि बैंकिंग का जो सर्विसेज होगा वो अलग बंदा देखेगा, अलग मतलब अलग ही आपका पूरा कोड रखा हुआ रहेगा। दूसरा जो हमारे पास क्या है, यूपीआई से रिलेटेड है, वो पूरा कोड अलग जगह पे रखा रहेगा। तीसरा जो हमारा कोड है, मान लो लोन का है, वो अलग जगह पे रखा रहेगा। अब तीनों क्या है, पैरेलली मेंटेन्ड होंगे। तो जब इस तरीके से हम लोग अलग अलग रखते हैं तो इसको बोलते हैं माइक्रो सर्विस। ये समझ में आया? तो डेवलपिंग में जाते हैं ना, तो उसमें दो तरीके का आता है कि आप डेवलपर हो, एंड दूसरा कि आपको माइक्रो सर्विसेज क्रिएट करना आता ही नहीं आता है। तो वो चीज रहता है। तो डेटा साइंस में ज्यादातर माइक्रो सर्विसेज देखा जाता है। क्यों? कि आपको पूरा कंपोनेंट नहीं डिजाइन करना, मतलब फुल प्लेस वेबसाइट या फिर प्रोडक्ट नहीं डिजाइन करना, आपको उसका एक कंपोनेंट डिजाइन करना है। ये चीज रहता है। तो ये समझ में आया कि माइक्रो सर्विसेज किसको बोलते हैं। तो हर एक लैंग्वेज पे माइक्रो सर्विसेज का कॉन्सेप्ट रहता है। जैसे जावा में भी होगा, पाइथन में भी होगा, देन हमारे पास क्या होगा, सी शार्प में भी होता है। तो ये चीज आपको दिखेगा जब भी आप क्या बोलते हैं हायर लेवल पे जाओगे ना, सीनियर लेवल पे या 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो उसमें लिखा हुआ आएगा कहीं ना कहीं कि आपको माइक्रो सर्विसेज आने चाहिए। जैसे अगर मैं देखता हूँ, सर्च करके दिखाता हूँ। पहला जावा से होता है, दूसरा जावा स्क्रिप्ट है, और पाइथन। तो डेटा साइंस से रिलेटेड जितना भी है ना, वो सिर्फ पाइथन पे ज्यादातर है। क्योंकि पाइथन क्या है कि इसके पास सारी लाइब्रेरी सपोर्ट है, और यहाँ पे इजिली क्रिएट भी हो जाता है। डेटा साइंस जॉब्स, अगर होगा तो दिखेगा डायरेक्टली। क्योंकि वहां पे क्या होता है, लिखा हो रहता है अंदर पे जब डिटेल्स पे जाते हो। मैं क्या लिखता हूँ, माइक्रो सर्विसेज जॉब्स। तो आपको माइक्रो सर्विसेज का दिखेगा, ज्यादातर आपको जावा पे दिखा होगा, दिख रहा है? आपको जावा पे दिखेगा, देन जावा स्क्रिप्ट पे आजकल दिखता है, देन पाइथन पे दिखेगा। अब इसमें क्या कर सकते हो, माइक्रो सर्विसेज अगर आपको किसका देखना है, पाइथन का देखना है, तो पाइथन कर दोगे।
तो आपको पाइथन में दिखेगा। तो आपको मैंने बताया था क्या दिखता है आपके पास, फास्ट एपीआई दिख रहा है। अब इसमें जो मैंने बताया था कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का काम क्या होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट जो आप डिफाइन करते हो वो, कि वो मेरा लॉजिक इस तरीके से काम करेगा नहीं, तो वो आर्किटेक्चर का काम होता है। कोडर का काम क्या सिर्फ होता है, लॉजिक को कोड में कन्वर्ट करना, है ना। अब वो कन्वर्ट कैसे होगा वो उनका काम रहता है। देन प्रिंसिपल आर्किटेक्चर होता है। प्रिंसिपल आर्किटेक्चर का मतलब क्या हो गया, कि जो आपने सोचा आइडिया वो सॉफ्टवेयर में काम करेगा या नहीं करेगा, वो आपका काम रहता है डिफाइन करना। कि अगर जो मेरा आइडिया है वो सॉफ्टवेयर में काम कर रहा है तो बताओ कैसे करेगा, अगर नहीं कर रहा है तो उसको क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो वो काम रहता है प्रिंसिपल आर्किटेक्चर का। और सैलरी भी सबसे ज्यादा इन्हीं की रहती है। हाँ, करोड़ में चला जाता है, करोड़। ठीक है, तो प्रिंसिपल आर्किटेक्चर्स। बट ये क्या है कि फ्रेशर्स के लिए नहीं होता। ठीक है? अभी सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो क्लाउड पे जॉब रहता है आर्किटेक्चर का। क्योंकि क्लाउड में क्या है कि आपको सारा चीज क्या रहता है, पैसे से मिल जाता है, बट उसको क्या रहता है, डिफाइन करना पड़ता है आर्किटेक्चर। तो सिर्फ जो आर्किटेक्चर डिजाइन कर सकता है वो सारा काम कर सकता है। इसीलिए ज्यादातर आर्किटेक्चर्स का आपको किस में मिलेगा, कि क्लाउड पे मिल जाएगा। तो आप किसी भी एक क्लाउड पे जा सकते हो, जीसीपी का, एज्योर का और एडब्ल्यूएस का। एडब्ल्यूएस आर्किटेक्चर्स कहलाते हैं उसको। तो वो चीज डिजाइन करते हो। उसकी भी सैलरी क्या होती है, कि 10-12 लाख रुपए होती है आराम से। बट क्या है कि वो 1-2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस रहेगा तब। बट इसके साथ आपको अटैच करना पड़ेगा क्या, सीआईसीडी में क्या, मैनेजमेंट का टूल्स। कि ये बाय डिफॉल्ट क्या है, एक तरीके से आप मैनेजमेंट तो ही कर रहे हो, पूरे सॉफ्टवेयर को तो मैनेज ही तो कर रहे हो। तो मैनेजमेंट टूल्स आते हैं। तो मैनेजमेंट टूल्स में आपको सबसे पहले दिखेगा गिट और गिटअप का। ये क्या मैनेज करता है, तो आपके कोड को मैनेज कर देता है। इसमें तो ऑनलाइन रखने में, तो आपका कोड ऑनलाइन है। दूसरा हमारे पास रहता है डोकर। डोकर क्या करेगा, मान लो जो मैंने चीज यहाँ पे सॉफ्टवेयर बनाया, अगर मैं आपको वो पूरा कोड दे दूं, आप अपने सिस्टम में रन करोगे तो हो जाएगा या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि मैंने पांडास पे कोड लिखा है, आपको मैंने दे दिया वो पूरा कोड, आप रन करोगे तो क्या एरर आएगा, मॉड्यूल का। तो आपको मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने मान लो कि मैंने यहाँ पे 20 मॉड्यूल यूज किया है, ये अलग अलग 20 मॉड्यूल यूज किया है, आपको 20 फिर क्या करना होगा, इंपोर्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, टाइम टेकन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, कि सामने वाले को एक कंटेनर बना के दे दें, कि मैंने जो जो काम किया था, जो जो इंस्टॉल किया था, ये कंटेनर के अंदर क्या रहेगा, प्री डिफाइन मानो सारा चीज इंस्टॉल रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, ये बॉक्स ही आपको दे दूंगा। अब ये बॉक्स को आप रन करोगे तो आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये समझ में आया? तो यही कॉन्सेप्ट हमारा डॉकर होता है। डॉकर बेसिकली क्या है, कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें जो हमारा डेवलपर है जो भी चीजें करेगा वो सारा चीज क्या रहेगा, इंस्टॉल रहेगा। तो आपको दोबारा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका बेनिफिट क्या होगा, कि अगर यूजर चेक करना चाहे तो उसको क्या है, सिर्फ रन करना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो आप रन कर सकते हो। दूसरे सिस्टम में काम करना रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ रन करेंगे और काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो ऑनलाइन रहता है इसी तरीके से चलता है। दूसरा, तीसरा, आप डिप्लॉय करते हो उस समय क्या होगा, उसका एनवायरनमेंट सेट करना पड़ेगा। उस एनवायरनमेंट को आप क्या करते हो, डायरेक्टली डॉकर से ही कर देते हो। कि मुझे वहां पे एनवायरनमेंट सेट नहीं करना है, मेरा क्या होगा, उसके अंदर डॉकर फाइल चल जाएगा। तो ये क्या था कि हमारे लिए इजी हो जाता है डिपेंडेंसी को लेकर। देन इसके बाद हमारे पास आता है गिटहब एक्शन, और दूसरा इसी के अंदर रहेगा जीरा, जेनकिंस रहता है। मान लो आपने क्या किया, डोकर तो रन कर दिया, मान लो आपने कुछ भी कोड में थोड़ा सा भी चेंज किया, तो क्या होना चाहिए, कि जैसे ये अभी क्या है, कि मान लो ये हमारा क्या है, कि ये गूगल का साइट है। गूगल में अगर कोई भी चीज अपडेट आता है तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिख जाता है ना। तो क्या करते हैं कि आप डायरेक्टली क्या करते हो, कि एक भी लाइन में कोड चेंज कर रहे हो तो हमारा क्या होना चाहिए, अगर वो सही से काम कर रहा है तो डायरेक्टली क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन लेवल में भी चेंज हो जाने के लिए। ये चाहिए कि मैंने क्या किया, टेस्टिंग सारा चीज कर लिया, अब नया फीचर्स ला रहे हैं तो वो सारा काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, तो जो रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर में है, मतलब जो यूज हो रहा है यूजर की तरफ से, अब उसमें क्या करना था, वो कोड को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, कि ये चीज पहले से हमारे पास सर्वर है, उसमें हमारा क्या कोड रन हो रहा है, इसी के बेसिस पे क्या है कि आपको यहाँ पे लाइव दिख रहा है। अब आप इसको हटा के क्या करोगे, नया वाला कोड डालोगे, है ना। तो मान लो हटाने में आपको 1 घंटा लग गया, 1 घंटे आपका क्या रहेगा, डाउन रहेगा सर्वर। वो चीज क्या हमारे लिए, कंपनी के लिए बेनिफिट होगा, नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए फिर आता है गिटहब एक्शंस और जेंकिंस। ये क्या करता है, कि अगर आपके पास नया कोड आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, उसको अपडेट कर सकते हो। ये अपडेट कैसे करेगा,
तो जो भी आपके पास कोड था, तो तीन चार आप क्या करते हो, डिफाइन कर देते हो अलग अलग सर्वर की। आपने क्या किया, दो सर्वर में डिफाइन कर दिया, तो दोनों में सेम कोड रन होगा, कि इसमें भी डॉकर है, इसमें भी डॉकर है, दोनों सेम रन हो रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि पहले वाले को अपडेट करेगा तब तक क्या होगा, ये दूसरा वाला चलेगा, तब तक हमारा क्या है, वेबसाइट तो लाइव रहेगा। फिर जैसे इसमें अपडेट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, इसको हटा देगा, फिर इसमें क्या होगा, फिर इसमें अपडेट करेगा, तो जैसे अपडेट होगा फिर दोबारा क्या होगा, एक सर्वर पे चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो 1 घंटे का वो प्रोसेस था, वो क्या है कि पैरेलली चल पाया, कि आधा हमने इस पे अपडेट कर दिया तो ये क्या होगा, रन होगा। फिर हमने क्या किया, इसमें अपडेट किया और दोनों को कंबाइन कर दिया। तो इससे हमारा बेनिफिट क्या रहा, कि हमारा सर्वर थोड़ा सा भी डाउन नहीं। तो ये किसके मदद से होता है, तो गिटहब एक्शंस और जेंकिन्स के थ्रू। ये समझ में, तो ये जितने भी टूल्स होते हैं वो मैनेजमेंट का होता है। अब ये जो मैंने बोला कि यहाँ पे भी इस तरीके से एक अलग से डिफाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यहाँ पे भी डिफाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो ये बेसिकली क्या है, आर्किटेक्चर है कि रिसोर्स कैसे डिफाइन होंगे। तो जो रिसोर्स डिफाइन करते हैं उसके लिए हमारे पास क्या आता है, आर्किटेक्चर डिजाइनर, कि आप जो रिसोर्स ऑटोमेटिकली होगा डिजाइन वो कैसे होगा, तो वो आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं। और आर्किटेक्चर डिजाइन करने के लिए हमारे पास एक अभी जो कॉन्सेप्ट चलता है वो टेराफॉर्म का चलता है, कि टेराफॉर्म वाले क्या करते हैं कि कब आपका कोड किस तरीके से एक्सपेंड करेगा, एक्सप्लोर करेगा, किस तरीके से वो चेंज होगा। तो ऐसा कि मान लो कि हमारे पास 1 लाख यूजर है, अचानक 10 लाख हो गए, तो हमारा सर्वर क्या होगा, तो मान लो एक सर्वर 1 ही लाख बंदे को क्या कर सकता है, लोड को एक्सेस कर सकता है। 1 लाख से ज्यादा हुआ तो सर्वर उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो क्या करेंगे हम लोग कि 10 सर्वर ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेंगे। तो बट वो क्या होगा कि 1-2 घंटे के लिए होगा, जैसे आप आईपीएल देखते होगे, तो जब आईपीएल चलता है 3-4 घंटे के लिए, उस समय क्या होता है, सर्वर पे ज्यादा लोड रहता है, तो हम क्या करेंगे कि ऑटोमेटिकली नया सर्वर क्रिएट हो जाए। ऐसा कुछ फीचर्स डिफाइन करके रखते हैं कि अगर मेरे पास क्या है 10 लाख से 20 लाख के बीच में, तो दो सर्वर ऑटोमेटिकली क्या हो, क्रिएट हो जाए। अगर 20 लाख से 40 लाख के बीच में, तो हमारे पास 3 सर्वर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए। और जैसे ये 30 लाख से फिर 10 लाख होता है, तो ये दोनों क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। ऐसा क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा आप सर्वर लेते हो ना उतना ज्यादा कॉस्ट होता है। कि अगर आपका एप्लीकेशन अच्छा खासा बड़ा है तो एक सर्वर का कॉस्ट पड़ जाता है घंटे के हिसाब से 4-5 लाख रुपए मिनिमम, मतलब नॉर्मल यूजर्स के लिए। बट वो क्या है कि बड़ी कंपनी हो तो वो अफोर्ड कर सकते। तो वो भी क्या रहता है कि आपके करोड़ों में चले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बिल भी आपका करोड़ों में चला जाता है। ठीक है, तो वो चीज कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये इस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो वो करता है आर्किटेक्चर वाले डिफाइन करते हैं। इसीलिए इनका क्या होता है कि अच्छा खासा पैकेज होता है, कि आप क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, जो क्या कर रहा है कि उनके पैसे बचा रहा है। और एट द एंड बिजनेस कैसे चलता है, या तो आप क्या करो, प्रोडक्ट अच्छा रहे, या तो फिर क्या करो, अपने कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करो, है ना। तो ये चीज चलता है। तो ये कौन करता है कि आपको कॉम्पोनेंट बेसिस पे करना है, तो ये रहता है माइक्रो सर्विसेज। तो ये एक मैंने बेसिक ओवरव्यू बता दिया कि सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में क्या चलता है, आर्किटेक्चर्स में क्या चलता है, और एक हमारे पास डेटा साइंस में आप क्या करोगे। डेटा साइंस में आप सिर्फ एक फाइल बनाते हो पिकल का, आपका सिर्फ काम रहेगा ये पीकेएल फाइल बनाना। और ये मॉडल जैसे ही बन जाएगा सामने वाले डेवलपर को आप दे दोगे, जैसे उनको दे दोगे वो बाकी का काम आगे करेगा। और जो स्टार्टअप रहते हैं वो क्या रहता है कि आप पिकल का फाइल भी खुद बनाओगे और एक बेसिक सर्विसेज भी बना के दे दोगे, जैसे क्लास में या फिर स्ट्रिंग लेटर, ताकि क्या कि यूजर किस तरीके से यूज करेगा उसका आइडिया लगे। ठीक है, तो वो चीज हम लोग फिर देखेंगे। बाकी आप नेक्स्ट क्लास में आपका काम क्या रहेगा, अभी तक हम लोग जितना पढ़ा है वो रिवीजन प्लस आपका पाइथन में बेसिक प्रोजेक्ट का यूज करके आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट बनाओगे। जैसे मैंने यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट बनाया था, हम्म, कि मैंने यहाँ पे बैंक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था। आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हो, देन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हो, देन आप क्या कर सकते हो, शॉपिंग मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपका टास्क रहेगा, और ये मैं चेक करूंगा कि मंडे तक एनी हाउ ये कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ भी है बट आपका कंप्लीट होना चाहिए मंडे तक। क्लास हो गया ना, हाँ रिकॉर्डिंग्स, हाँ ठीक। बाकी जिनका कोई डाउट है वो पूछ जाएगा, बाकी सब जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी क्लास चलेगा, इसीलिए मैम भी बोल रही है।